नमस्कार प्यारे साथियों, मैं महेंद्र चौधरी आपके अपने YouTube चैनल आरजे एग्जाम्स में स्वागत करता हूं। बात करते हैं हम आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के जो एमसीक्यू प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन थे, उसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा था मध्यकालीन इतिहास। और मध्यकालीन इतिहास में हमने 15 क्वेश्चन कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किसके शासनकाल के दौरान मुगल चित्रकला अपने चरम पर थी। मतलब चित्रकला के बारे में पूछा है। कौन सा वो शासक था जिसके कार्यकाल में जो चित्रकला थी, चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी जहांगीर और ऑप्शन डी अकबर। आरपीएफ कांस्टेबल का क्वेश्चन है। तो चित्रकला चरम पे थी, स्वर्ण युग कहा जाता है चित्रकला का। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, जहांगीर। जहांगीर का जो काल था उसको हम स्वर्ण कला का, जो चित्रकला का स्वर्ण युग कहते हैं जहांगीर के काल को। जहांगीर का जो कार्यकाल माना जाता है 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी के मध्य माना जाता है। इसके बाद में इसके जो पुत्र थे शाहजहां, उनका कार्यकाल माना जाता है 1627 से 1658 के मध्य। जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है और चित्रकला अपने चरम पर थी उस समय। बात करते हैं जहांगीर के बारे में। जहांगीर के बारे में चर्चा करते हैं। जहांगीर का कार्यकाल अभी मैंने बताया था 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी के मध्य इनका कार्यकाल था। और ये अकबर के पुत्र थे। जहांगीर का विवाह, जहांगीर की 3 पत्नियां थी। पहली पत्नी का नाम था जो आमेर की राजकुमारी थी, आमेर की राजकुमारी मानबाई के साथ विवाह हुआ था। मानबाई, जिनका नाम था मानबाई। इनके एक पुत्र था जिनका नाम था खुसरो। इनके एक पुत्र हुआ था जहांगीर और मानबाई के, जिसका नाम था खुसरो। दूसरी पत्नी का नाम था जगत गोसाई, जिसे हम जोधाबाई के नाम से भी जानते हैं। जोधाबाई ये थी मारवाड़ की राजकुमारी। इनके एक पुत्र हुआ था खुरम या शाहजहां। बड़ा पुत्र तो था खुसरो और ये छोटा पुत्र था शाहजहां। तीसरी थी मेरुनिसा, ये इनकी तीसरी पत्नी थी। जहांगीर के प्रमुख 3 पत्नियां थी। न्याय की जंजीर, एक क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, न्याय की जंजीर किसने लगाई थी। न्याय की जंजीर आगरा के पास स्थित है, ताजमहल के पास में स्थित है। न्याय की जंजीर ये गोल्ड सोने से निर्मित है, न्याय की जंजीर। और जहांगीर के काल में जो पिछले जो क्वेश्चन में हमने बात की थी कि चित्रकला के काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, जहांगीर के काल को। इसमें एक पितृडूरा जो चित्रकला थी, कई एग्जामों में पूछा जाता है पितृडूरा। ये इसका मतलब था कि जो सफेद संगमरमर होता है उस पे रंगीन पत्थर को जोड़ना। ये जहांगीर के काल में ही इसका प्रयोग किया जाता था। पितृडूरा का जो शुरुआत हुई थी वो जहांगीर के काल में हुई थी। और ये पितृडूरा थी, ये जो चित्रकला थी, ये शाहजहां के काल, जो इनके पुत्र थे जहांगीर के, शाहजहां के काल में अपने
प्रसिद्धि छा गई थी, प्रसिद्धि प्राप्त कर ली थी पितृडूरा ने। और इनके जो मेरुनिशा है, मेरुनिशा, इनके जो पिता का नाम था, पिता का नाम मिर्जा ग्यास बेग, पिता का नाम था मिर्जा ग्यास बेग मेरुनिशा, जो ये जहांगीर के ससुर लगते थे। और माता का नाम था अस्मत बेगम, अस्मत बेगम। इनसे दोनों से कम 3 या 4 क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनते हैं। अस्मत बेगम के बारे में बात करते हैं, जो मेरुनिशा की माता थी। गुलाब से इत्र बनाने की विधि का आविष्कार, गुलाब से इत्र बनाने की विधि का आविष्कार इन्होंने किया था। गुलाब से इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किया था अस्मत बेगम ने। और मिर्जा ग्यास बेग, इनको एक उपाधि थी एतमात दौला, इनकी उपाधि थी एक एतमात दौला। एतमात दौला का जो मकबरा है वो आगरा में स्थित है, आगरा में स्थित है। और एतमात दौला का जो मकबरा है वो पितृडूरा का प्रथम प्रमाण माना जाता है। ये जो पितृडूरा है इसका प्रथम जो प्रमाण माना जाता है वो एतमात दौला का मकबरा माना जाता है, जो मेरुनिशा के पिता उनका मकबरा है। तो जो पीछे वाला क्वेश्चन था उसका आंसर है जहांगीर, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर? चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना किसने करवाई थी? चित्तौड़ में स्थित जो विजय स्तंभ है उसकी स्थापना किसने करवाई थी? तो इसकी स्थापना ऑप्शन नंबर ए राणा प्रताप, ऑप्शन बी राणा कुंभा, ऑप्शन सी राणा सांगा और ऑप्शन डी राणा उदय। आरपीएफ कांस्टेबल का पूछा गया क्वेश्चन है चित्तौड़ में स्थित विजय स्तंभ। विजय स्तंभ का जो निर्माण हुआ था वो 1440 से 1448 के बीच में हुआ था। उस समय जो शासक था चित्तौड़ का वो था राणा कुंभा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। राणा कुंभा ने 1440 से 1448 के बीच में चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? हुमायूंनामा किसके द्वारा रचित है? हुमायूंनामा जो हुमायूं की आत्मकथा है वो इनकी जो सौतेली बहन थी गुलबदन बेगम, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। गुलबदन बेगम द्वारा रचित ये पुस्तक है तुर्की भाषा, जो फारसी भाषा में लिखित है हुमायूंनामा। अकबर की जो बाबर थे, जो मुगल वंश के संस्थापक माने जाते हैं, एकमात्र जो मुगल शासक था बाबर, उसकी आत्मकथा है बाबरनामा, वो एक तुर्की भाषा में लिखित है। बाकी सभी जो मुगल शासक है उनकी जो आत्मकथाएं हैं वो फारसी भाषा में लिखित है। तो जो हुमायूंनामा है ये इनकी सौतेली बहन गुलबदन बेगम की द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर? अल-बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, कई एग्जामों में पूछा जाता है बार बार। किताब उल हिंद, पहला क्वेश्चन तो हो गया कि किताब उल हिंद के जो लेखक है, रचयिता है, वो कौन है? तो अल-बरूनी। अल-बरूनी किताब उल हिंद के लेखक माने जाते हैं और ये अरबी भाषा में लिखित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अरबी भाषा में ये वर्णित बहुत ही अच्छी पुस्तक है। आरआरबी एनटीपीसी का पूछा गया क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ो एक बार क्या कह रहा है? मोहम्मद गौरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच में 2 बार युद्ध हुआ, जिसमें किस युद्ध की दूसरी लड़ाई 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान हार गए और उनके राज्य पर कब्जा कर लिया गया? मोहम्मद गौरी और जो पृथ्वीराज चौहान थे, पृथ्वीराज के बीच में
दो युद्ध हुए थे। तराइन का प्रथम युद्ध जो 1191 में हुआ था, 1191 ईस्वी में, और तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध जो 1192 ईस्वी में हुआ था। दोनों युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज सिंह के मध्य हुआ था। प्रथम युद्ध, ये तराइन का जो मैदान है ये पड़ता है हरियाणा के अंदर, हरियाणा में स्थित है तराइन का मैदान। जो तराइन का प्रथम युद्ध था 1191 में, उसमें पृथ्वीराज की विजय होती है और मोहम्मद गोरी बुरी तरह से पराजित होता है। और दूसरा युद्ध हुआ था तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में, जिसमें मोहम्मद गोरी की विजय होती है और पृथ्वीराज की पराजय होती है। तो तराइन का मैदान हरियाणा में स्थित है और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तराइन। तराइन के युद्ध हुआ था 1191 और 1192 में, और एक तराइन का तृतीय युद्ध भी हुआ था, तराइन का तीसरा युद्ध। कई एग्जामों में पूछा जाता है। ये दो युद्ध तो महत्वपूर्ण है ही, इसके साथ साथ ये तीसरा जो तराइन का तृतीय युद्ध हुआ था, ये हुआ था 1215 ईस्वी में। 1215 ईस्वी में हुआ था। इल्तुतमिश जो गुलाम वंश के एक महत्वपूर्ण शासक थे, इल्तुतमिश, और जो मोहम्मद गोरी के सेनापति माने जाते हैं यल्दोज, इन दोनों के बीच में, इल्तुतमिश और यल्दोज के बीच में तराइन का तृतीय युद्ध हुआ था 1215 ईस्वी में, जिसमें इल्तुतमिश की विजय होती है और यल्दोज पराजित हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तराइन का मैदान। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली को संस्थागत रूप से लागू किया गया था? एकता प्रणाली, पहले बात करते हैं एकता प्रणाली की। एकता प्रणाली क्या थी? एकता प्रणाली थी कि इसमें जो भूमि के विशेष खंड थे उनको सैनिकों में बांट दिया जाता था वेतन के रूप में। जो भूमि के विशेष खंड होते थे, भूमि के विशेष खंड, भूमि के विशेष खंडों को सैनिकों में वेतन के रूप में बांट दिया जाता था, उसे हम एकता प्रणाली कहते हैं। और एकता प्रणाली की शुरुआत होती है इल्तुतमिश के समय। एकता प्रणाली की शुरुआत होती है इल्तुतमिश के समय। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर। 22 नंबर क्वेश्चन, किसके बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है? बात करें दिल्ली सल्तनत की, जो दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल माना जाता है वो किस ईस्वी से किस ईस्वी के मध्य माना जाता है? तो बात करते हैं सबसे पहले हम मध्यकालीन इतिहास के बारे में। मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास में पहला आता है आपका राजपूत काल। पहला आता है राजपूत काल, 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के मध्य। फिर आता है सल्तनत काल। सल्तनत काल आता है 1206 से 1526 ईस्वी के मध्य। फिर इसमें तीसरा आता है मुगल काल। मुगल काल का जो पीरियड माना जाता है वो 1526 से 1707 के मध्य माना जाता है। तो हमें पूछा गया था सल्तनत काल का अवधि बतानी थी, पीरियड बताना था, तो 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी के मध्य इसका पीरियड माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। 1206 में मोहम्मद गोरी के जो गुलाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उन्होंने गुलाम वंश की स्थापना की थी, दास वंश की। और 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में युद्ध हुआ था, पानीपत का युद्ध। उसमें इब्राहिम लोदी की हार होती है और बाबर विजय प्राप्त करता है। इसमें
1206 से 1526 तक कुल 5 राजवंशों ने शासन किया था। पहला गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश और पांचवा लोधी वंश। इन 5 राजवंशों ने सल्तनत काल में शासन किया था 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम है। अभी मैंने बताया था दिल्ली सल्तनत का सही क्रम। पहला आता है गुलाम वंश सल्तनत काल में, दूसरा आता है खिलजी वंश, खिलजी वंश, तीसरा आता है तुगलक वंश, चौथा आता है सैयद वंश और पांचवा आता है लोधी वंश। ये 5 सल्तनत काल के जो प्रमुख राजवंश है वो है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। तो इसका सही क्रम पूछा है हमें, तो गुलाम तुगलक ये गलत हो गया, गुलाम खिलजी तुगलक लोधी ये बिल्कुल सही है ये क्रम। गुलाम लोधी खिलजी ये गलत हो गया, लोधी बाद में आना चाहिए था। तुगलक खिलजी गुलाम लोधी ये गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? किस ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को दिल्ली सल्तनत का सुल्तान घोषित कर दास वंश या गुलाम वंश के शासन की शुरुआत की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, मोहम्मद गौरी का ये गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने 1206 ईस्वी, इनका कार्यकाल माना जाता है 1206 से 1210 के बीच में। लाहौर इनकी राजधानी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की 2.5 दिन का झोपड़ा और कुतुब मीनार की जो नींव रखी थी इन्होंने रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो 1206 ईस्वी ने इन्होंने दास वंश की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी, किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान ये गुलाम वंश की एक महिला शासिका थी, प्रथम मुस्लिम महिला शासिका। इनके ऊपर एक क्वेश्चन आता है, प्रथम महिला मुस्लिम शासिका एकमात्र रजिया सुल्तान, ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका इल्तुतमिश। जो गुलाम वंश है इसके हम जो शासक है इनकी बात कर लेते हैं। पहला शासक आता है इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक इनका कार्यकाल माना जाता है 1206 से 1210। फिर इनके पुत्र थे आराम शाह। आराम शाह इनका कार्यकाल माना जाता है 1210 से 11 के मध्य। फिर इनके जो दामाद आते हैं इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद इल्तुतमिश, इनका कार्यकाल माना जाता है 1211 से 1236। चौथा शासक आता है रुकनुद्दीन फिरोज। रुकनुद्दीन फिरोज इनका कार्यकाल था मात्र 1 वर्ष 1236, 1 वर्ष से भी कम। इसके बाद में आती है रजिया सुल्तान जो इल्तुतमिश की, ये अयोग्य शासक था। ये इल्तुतमिश का पुत्र था पर अयोग्य था, इसलिए इसके बाद में इसकी जो पुत्री थी इल्तुतमिश की रजिया सुल्तान जो 1236 से 1240 इसका कार्यकाल। इसके बाद में आते हैं बैराम शाह। बैराम शाह 1240 से 42। 7 नंबर पर आते हैं मसूद शाह। मसूद शाह इनका कार्यकाल माना जाता है 1242 से 46 के मध्य। इसके बाद में 8 नंबर पर आते हैं बलबन, सॉरी 8 नंबर पर आते हैं नसीरुद्दीन महमूद।
नसीरुद्दीन महमूद। इनका कार्यकाल माना जाता है 1246 से 1266 ईस्वी के मध्य। इनके समय वजीर थे बलबन। इसके बाद में आते हैं बलबन। तो 1266 से 1286 के मध्य। 10 नंबर पर आते हैं केकुबाद। 1286 से 89 गुण 90। फिर अंतिम और लास्ट शासक आता है कैमूर्स। तो गुलाम वंश का अंतिम शासक था कैमूर्स, 1200 गुण 90 से 90। फिर खिलजी वंश की स्थापना हो जाती है। ये 11 जो शासक है गुलाम वंश के अति महत्वपूर्ण है। इनका कभी कभी एग्जाम में क्रम पूछ लिया जाता है, तो मैंने आपको सारे बता दिए एक ही स्लाइड में। बात करते हैं रजिया सुल्तान किसकी पुत्र थी? ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26। अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर नहीं लगाया गया था? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। किस प्रकार का कर नहीं लगाया गया था? तो लघु कारखाने थे, जो लघु उद्योग थे, उन पर ये कर नहीं लगाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। बाकी जो राजस्व कर है, दीवान मुस्तक राज की स्थापना की थी, दीवान अर्ज, ये सब परंपराएं अलाउद्दीन खिलजी की है। तो इन्होंने जो लघु कारखाने हैं उन पर टैक्स नहीं लगाया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27। मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किसने लड़ा? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, कई एग्जामों में पूछा जाता है और कई बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध माना जाता है हल्दी घाटी का युद्ध। ये हुआ था 18 जून 1576 के मध्य। अकबर के सेनापति मान सेनापति थे, जो आमेर के शासक थे मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था, हल्दी घाटी का युद्ध। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, 18 जून 1576 ईस्वी में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। गुरु ग्रंथ साहिब एक धर्म ग्रंथ है। गुरु ग्रंथ साहिब, जो सिखों के 5वें गुरु थे अर्जुन देव, उन्होंने इसका संपादन किया था। 5वें गुरु थे सिखों के अर्जुन देव, उन्होंने इस ग्रंथ का संपादन किया था। और ये सिख धर्म से संबंधित है। सिख धर्म में 10 गुरु हुए थे, टोटल 10 गुरु हुए थे। और 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपकी स्क्रीन पर, भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी? 2 महत्वपूर्ण प्रथा मानी जाती है, सिजदा प्रथा और पायबोस प्रथा। पायबोस, एक तो हो गई सिजदा और एक हो गई पायबोस। सिजदा का मतलब है सैनिकों को झुकना, पायबोस का मतलब है राजा के पैर को चूमना, पायबोस। तो ये गयासुद्दीन बलबन है, इनका कार्यकाल माना जाता है 1266 से 1286 के मध्य। जो गुलाम वंश का बहुत शक्तिशाली शासक हुआ करता था बलबन ने शुरुआत की थी सिजदा प्रथा और पायबोस प्रथा। इन्होंने एक राजत्व और देवीत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। राजस्व या देवीय सिद्धांत, देवीय शक्ति सिद्धांत, इसका प्रतिपादन भी बलबन ने किया था। इसका मतलब होता था कि राजा को ईश्वर की अनेक शक्तियां प्राप्त होती है, ईश्वर के रूप में माना जाता है राजा को। जो राजस्व देवीय शक्ति है, जो सिद्धांत था, उसमें बताया गया था। इसने लोहा और जो रक्त की नीति थी उसका प्रतिपादन किया था। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, रक्त एंड लोहा नीति का प्रतिपादन भी इसने ही किया था। बात करते हैं बलबन। जो अमीर खुसरो थे,
उनकी जो कार्यकाल की शुरुआत मानी जाती है वो बलबन के कार्यकाल से ही मानी जाती है। अमीर खुसरो की जो कार्यकाल की शुरुआत मानी जाती है वो बलबन के कार्यकाल से ही मानी जाती है। अमीर खुसरो ने कम से कम 8 शासकों के कार्यकाल में अपनी भूमिका निभाई थी। 8 शासकों के शासनकाल के समकालीन थे अमीर खुसरो। पाइबोस और जो सिजदा प्रथा थी उसका जो प्रतिपादन है वो गयासुद्दीन बलबन ने किया था और वजीर के रूप में काम किया था इन्होंने 1246 से 1266 के मध्य। नसीरुद्दीन महमूद के जो प्रधानमंत्री के रूप में काम किया था, 20 वर्ष तो वजीर के रूप में और 20 वर्ष ये राजा के रूप में कार्य किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन, कौन सा शासक कुतुबुद्दीन कुतुब मीनार के निकट अलाई मीनार बनवाना चाहता था, इसका निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो सका? नाम से पता चल रहा है अलाई मीनार। अलाई मीनार का मतलब अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका निर्माण पूर्ण नहीं करवाया गया था क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई थी। इसकी जो ऊंचाई मानी जाती है वो 24.5 मीटर मानी जाती है, 24.5 मीटर। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलती है अगली क्लास के अंदर बेहतरीन सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।